Hello student, today we are starting the new chapter पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है। अब जो लेजिस्लेचर है वो भी उस लेजिस्लेचर को, जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्री हैं, उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पार्लियामेंट ब्रिटेन है वहाँ पे पार्लियामेंट कांग्रेस कहा जाता है यूएसए में, और जापान में नेशनल डाइट, बुंडेस्टैग जर्मनी में कहा जाता है, शोरा इन अफ़गानिस्तान एंड मजलिस इन ईरान। इंडिया में इन इंडिया इट इज़ नॉन एज ए पार्लियामेंट, जिसको हम संसद भी कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में इस बात को प्रोड्यूस किया गया है। हमारे आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडिया है कि एक पार्लियामेंट होगी, और वो पार्लियामेंट जो होगी ना 2 पार्ट से मिलकर के बनी होगी। और वो 2 पार्ट्स होंगे, एक तो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस या अपर हाउस या लोअर हाउस भी कह सकते हैं, और हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड आता है हमारे राज्यसभा को हम अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। देखिए प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट इसका एक इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, कोई भी इसका इन दोनों जो हाउसेस हैं इनसे कोई लेना देना नहीं होता, बट ये इनका एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। कि ये कैसे होता है आगे वाले टॉपिक में आपको क्लियर होगा, जब मैं आपको आगे लॉ क्रिएशन पढ़ाऊँगी तब आपको उसके अंदर इसका इम्पोर्टेंस पता होगी। ठीक है। तो इनमें कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं जिन पर कि मैं इनका कंबाइंडली आपको बता रही हूँ कि पार्लियामेंट जो है, जो हमारी लोकसभा है या राज्यसभा है या दोनों सेशन जो भी दोनों इसके ऑर्गन हैं, ये जो है हमारी इंडिया में, इनको ऐसा नहीं है कि ये अभी ऐसे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था या जो प्रिंसलेस स्टेट्स थे उस समय भी इनको कहा जाता था। ऋग्वेद में पार्लियामेंट यानी संसद के जो ये दोनों पार्ट हैं, इनको सभा या समिति के नाम से जाना जाता था। सभा का मीन्स होता था कि राज्यसभा से लिया जाता था, और समिति का मतलब लोकसभा से लिया जाता था। अब इनकी क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए किसी भी पर्सन को इस पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है, उस क्वालिफ़िकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। एक तो इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। सेकेंडली बात आती है इनकी एज से रिलेटेड। अब एज से रिलेटेड जो लोकसभा है ना, उसकी मेंबर के लिए 25 और राज्यसभा के लिए जो है 30 एज रखी गई है इसकी, कि मिनिमम एज है इनकी, और इस मिनिमम एज पर ही इनका इलेक्शन होता है इनसे रिलेटेड। ये तो हो गई क्वालिफ़िकेशन, बट इनकी कुछ डिसक्वालिफ़िकेशन भी आती हैं, और उन डिसक्वालिफ़िकेशन में ये आता है कि एनी इंसॉल्वेंट और मेंटली रिटायर्ड और मेंटली अनसाउंड पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो मेंटली अनसाउंड है, कोई भी ऐसा मेंबर जो मेंटली रिटायर्ड है या बैंक करप्ट है, वो कभी भी इसका मेंबर नहीं बन सकता है, ऐसा कहा गया है। सेकेंड, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इनके डिसक्वालिफ़िकेशन में ये बात आती है कि एक एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी वन पर्सन बोथ हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है। अगर वो इलेक्शन एक दोनों से जीत जाता है, मैक्सिमम जो एनी पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन मैक्सिमम 2 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं, और इन 2 सीट्स के लिए जब इलेक्शन होते हैं तो उसे एक ही सीट
चूज़ करनी होती है। जब उसे एक सीट चूज़ करनी होती है तो वो उसकी एक सीट को चूज़ कर लेता है और उसके बीच में उसको एक सीट वेकेंट करनी होती है विद इन 1 मंथ। ओके, अब आता है आपके ओथ आती है। अब ओथ में क्या होता है, जो भी मेंबर होते हैं उन्हें जिस पोस्ट के लिए उन्हें जो मेंबर मिली है, जो भी मेंबर है उनको एमपीएस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इन्हें अपनी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट पर वो इलेक्ट हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उनको उसको ओथ लेनी होती है ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, जो कि ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने जो कि अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट ने, या तो प्रेसिडेंट हो सकता है या कोई अदर पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, जो इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया गया हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट के वैसे जनरल बैठक है, जनरल सेशन तो चलते रहते हैं, लेकिन मेनली इनके 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, जिसमें हम अपने बजट से रिलेटेड सेशन होता है, ये होता है फरवरी टू मई में हो जाता है। सेकेंड मानसून सेशन होता है जो जुलाई टू सितंबर में हिल्ड होता है, और विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर में। राइट टू एड्यूम द बोथ ऑफ हाउसेज ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट लाइज विद द स्पीकर। कोई भी पर्सन है वो स्पीकर के सामने बोल सकता है, इस बारे में बढ़ सकता है, या डिप्टी चेयरमैन होता है, अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन के सामने बोल सकता है। इसको लेके हाउसेस, इन दोनों हाउसेस के सेशन में उनकी प्रेसिडेंट हो सकता है। अब आता है मेन चीज़ आती है क्वारम। क्वारम क्या होती है, देखिए जो हमारा लोकसभा है, लोअर हाउस है, उसकी जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो मैक्सिमम मेंबर हैं ये 552 माने गए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 545 है। इनका इलेक्शन कैसे होता है ये आगे का प्रोसीजर बताऊंगी मैं आपको। राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं 252 हो सकते हैं, है ना, अभी 242 है, 45 है, तो ये मेंबर होते हैं। अब मैक्सिमम इनका इनका जो पार्ट होता है क्वारम पूरा करने के लिए, किसी भी मिनिमम नंबर ऑफ, जो क्वारम क्या होता है, एक क्वारम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एन असेंबली। ये जो असेंबली है ना, इसमें मिनिमम इसके सेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मिनिमम मेंबरशिप होती है वो कहलाती है क्वारम पार्लियामेंट के अंदर। तो और ये होती कैसे है, ये होती है 1/10 पार्ट ऑफ टोटल मेंबर। इसका 1/10 पार्ट और इस मेंबरशिप का भी 1/10 पार्ट। ओके, जब ये 1/10 पार्ट आते हैं दोनों के, तो ये होना चाहिए इसकी किसी भी सेशन को, किसी भी बैठक को एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। ये इसका क्वारम होता है, ये पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना होता है, बट आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 में से अगर हम कहते हैं कि अगर 10 भी आ गए ना, 10 भी आ गए तो हम आपकी वो क्लास ले लेंगे। तो क्या होगा, ये 10 पार्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्वारम पूरा करते हैं ये। अब बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है उसको अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने इसको एक्सेप्ट किया है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर इनका प्रेसिडिंग ऑफिसर चाहे, तो वो जो ऑफिसर होता है वो परमिशन दे सकता है, परमिट कर सकता है मेंबर को अपनी उसकी मदर टंग में उसको बात करने के लिए, है ना। ही शी कैन नॉट एक्सप्रेस द व्यूज़ इन हिंदी इंग्लिश। अगर वो अपने हिंदी या इंग्लिश में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसको परमिशन दे सकता है कि आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं, आप पार्लियामेंट में अपना स्पीक कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये तो हो गया हमारी लैंग्वेज के बारे में। अब आती है पावर्स ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट, जनरल। अब ये एडवोकेट जनरल क्या है? मिनिस्टर्स तो आप जानते हो मंत्री होते हैं। एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल जो होते हैं, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 88 में इस बात को कहा गया है कि हमारे इंडिया का एक एडवोकेट जनरल होगा, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी होते हैं ना, जो टाइप जस्टिस वगैरह होते हैं, ये इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। बस एक जो जानने वाली बात ये है कि इसके अंदर जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, ये किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दी है, इन मिनिस्टर्स को कुछ पावर दी गई है अपनी बात को कहने की, प्रोसीडिंग करने की, पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करने की, अपने व्यू एक्सप्रेस करने की, दोनों हाउसेस में। और जो ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने वोट दे सकते हैं, है ना। कास्ट या वोट ओनली दैट हाउस जिसके वो क्या है, मेंबर हैं। अगर कोई मेंबर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में ही वोट करेगा, और अगर कोई मेंबर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में ही वो वोटिंग करेगा। लेकिन जो एडवोकेट जनरल होता है ना, वो दोनों के सेशन में पार्टिसिपेट करता है, दोनों में रेगुलरी उनमें वो पार्टिसिपेट होता है, करता है, बैठ के सुनता है, बोल भी सकता है, अपने व्यू भी रख सकता है, बट उसे वोट करने का राइट नहीं होता। ही कांट बी कास्ट इन वोट इन बोथ हाउसेस। किसी भी हाउस में वो अपने वोट नहीं डाल सकता है। तो ये इनके बारे में ये एक जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के बारे में एक कंबाइंडली डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, और इसके मैं आपको दे रही हूँ नोट्स, वो आपको नोट करने हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके।